नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान का तामीराती मुस्तकबिल, और इस मौजू के ऊपर हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हाउसिंग इंडस्ट्री, इसका बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान की मईशत के अंदर और ख़ास तौर पे आम आदमी की ज़िंदगी, आम आदमी की ज़रूरियात इससे जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हम बार बार इस मौजू पर बात करते हैं, हाईलाइट करते हैं सारे चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को। और अब ख़ास तौर पे आप अहम चीज़ ये है कि रिलीफ मिली जो इनको, उस रिलीफ के बारे में भी बात करेंगे और उस रिलीफ को कितनी पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और रिलीफ अगर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिली है तो फिर आवाम को भी रिलीफ मिलनी चाहिए, आवाम को भी सस्ती हाउसिंग मिलनी चाहिए, आवाम को भी अफोर्डेबल निर्ख के ऊपर, अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर हाउसिंग अवेलेबल होनी चाहिए। बात तो बहुत होती थी, सियासी नारे भी बहुत सारे बनते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, मकान पे तवज्जो दें, लोगों के सरों पे छत होने चाहिए। कितने ही गरीब और आम लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में हसरत होती है कि उनका भी मकान हो, घर हो, लेकिन क्या करें, महंगाई की वजह से, बढ़ती कीमतों की वजह से उन लोगों की दस्तरस में नहीं रहा मकान, अपना घर। हर शख्स की ख्वाहिश, हर शख्स की दुआ। यहाँ पर हम बात करते हैं बुनियादी तौर पर, ये मैंने जनरल टर्म्स के अंदर बात की है। आप देखें हर आदमी से जिससे भी मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में, तो वो बात यही कर रहा होता है कि किसी तरह अपना मकान हो जाए, और जिसके पास एक है वो कहता है साहब दो हो जाएं। खैर, इंसान की ज़रूरियात का क्या कहें, कहीं रुकती नहीं, कहीं ख़त्म नहीं होती उसकी ख्वाहिशात। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब आरिफ यूसुफ जीवा साहब, चेयरमैन हैं आबाद के। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच अली भाई, थैंक यू। आरिफ जीवा साहब, बुनियादी तौर पर मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि आपको रिलीफ मिली है, अब तो कुछ सुकून मिला होगा, अब तो कुछ चैन आया होगा, अब तो कुछ नींद आई होगी, इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये जो ऑर्डर है चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर किया है, ये हमारे लिए जो है वो एक बहुत बड़ी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और उन्होंने हमारी बात को सुना और उस पर जो है वो ये ऑर्डर किया है। ये भी 40% रिलीफ मिला है हमें, लेकिन हम जो है इस पर शुक्रगुजार हैं पूरी जुडिशरी के कि उन्होंने हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको सुना और उसको समझा। और मेरे ख्याल है जो रिपोर्ट थी वाटर कमीशन की वो गलत बयानी पे मबनी थी, और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फ़ैसला दिया है। और उसमें ये फ़ैसला भी सिर्फ ये मॉडिफाई फ़ैसला आया और ये टेम्परेरी है। ये भी उन्होंने कहा है कि ग्राउंड प्लस 6 जो है वो हम अभी अलाउ कर रहे हैं ताकि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू हो, कराची के अंदर अलाइड इंडस्ट्रियाँ चलना शुरू हों। और अब जो है वो चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर पानी और सेवरेज का निज़ाम जो बेहतर हो। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये अगर सिस्टम बेहतर होने की कोई उम्मीद नज़र आई और गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा प्रपोजल आया तो हम इंशाल्लाह इसको जो है वो मुकम्मल रिलीफ दे देंगे। फ़ैसले की इतनी ज़्यादा तफसील तो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन मुझे जो चीज़ ये पता लगी वो ये है कि आपको ग्राउंड प्लस 6 की इजाज़त मिल गई है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर मैं कहता हूँ कि ज़ाहिरी बात है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं आपको 40% रिलीफ मिली है। इंसान की ख्वाहिशात, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, कभी ख़त्म नहीं होती। मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए साबित होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बाकी डिटेल्स के बारे में वाकिफ़ नहीं हूँ। जो स्टैंड आप ले रहे हैं कि आपकी जो दूसरी पार्टी जिसने डिस्कस किया था वाटर के बारे में, उनकी स्टेटमेंट के मुतालिक आपने जो राय दी, मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। ताहम ये कि कम अज़ कम आपके पास अब इतनी रिलीफ ज़रूर है कि कराची में आप कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें थोड़ा एक और ऐड ऑन कर दूं मैं कि ग्राउंड प्लस 6 के अलावा उन्होंने पार्किंग की भी अप्रूवल देने का कहा है इदारों को कि आप जो है जितनी पार्किंग की रिक्वायरमेंट है और जो आप पार्किंग दें, इसमें ग्राउंड प्लस 6 जो है रेजिडेंशियल कमर्शियल होगा। उसके अलावा पार्किंग की अप्रूवल की भी डायरेक्शंस दिए कि आप पार्किंग की भी अप्रूवल्स दें इसमें। और ये रिलीफ जो है ये कम नहीं है, अच्छा रिलीफ है जो बिल्कुल ही मुंजमद हुई थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और उसको जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने उसको जो है वो बेहतर समझा। अभी फ़िलहाल ग्राउंड प्लस 6 जो है उसकी अप्रूवल दी और हम इसको वेलकम करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं। और जो आपने बात की कि ये जो है रिलीफ कम नहीं है, हम बिल्कुल कहते हैं कम नहीं है।
ये बहुत हद तक जो है किसी बहुत इलाकों के अंदर ground+4 ही बनते हैं, ground+5 ही बनते हैं, 6 ही बनते हैं। उन इलाकों के अंदर जो है ना ये पूरा मुकम्मल बहाल हो गया है। जो इलाके जहाँ हाई राइज बिल्डिंग जो 6 स्टोरी प्लस बनती हैं वहाँ पे जो है वो अभी रिलीफ इंशाल्लाह, वो भी हमें उम्मीद है बहुत जल्द हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह जो है वो उसका फ़ायदा पाकिस्तान की इकनॉमी को होगा। चलें, यहाँ पर मैं आपको फिर अगले मौजू पर अपने लेकर चलता हूँ। वो बुनियादी तौर पर बात यह है कि रेगुलेटरी ड्यूटी लगी, रेगुलेटरी ड्यूटी के नतीजे में पिछली मरतबा भी आपसे बात हुई थी तो ये आपने बताया था कि आपकी जो इनपुट कॉस्ट हैं उनमें इजाफा हो जाएगा। तो रेगुलेटरी ड्यूटी की जो ये एक नया जो एक दौर शुरू हुआ है, आपके ख्याल से क्या ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मुफीद है या इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसके बारे में हमें तफसील से बताएं। देखिए, आरडी लगाने का मकसद क्या होता है? आरडी लगाने का मकसद सरकार का ये होता है कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। जी ठीक है। अब हमारे साथ इस मुल्क के साथ जुल्म ये है कि जब भी आरडी लगती है तो लोकल इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी प्राइस बढ़ा देती हैं। हमने यही बात हमने रखी प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, शाहिद खाकान साहब के सामने। पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई लास्ट वीक, हमने यही बात 3 दिन पहले रखी फाइनेंस एडवाइज़र जनाब जो अभी हमारे नए फाइनेंस एडवाइज़र मिफ्ता इस्माइल साहब के सामने रखी हमने ये बात। हमने कहा आपने आरडी लगाई, आप लगाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस आरडी लगाने का मकसद आपका सिर्फ एक होता है कि लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो। अब जिस दिन आरडी लगी है, ये जब 1-1.5 महीना पहले कबल, उस वक्त हम लेते थे 72 से 74 हज़ार रुपए पर टन स्टील। ठीक है। आज स्टील की प्राइस 92,000 से 94,000 रुपए पर टन हो गई है। ये तो बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। इसका क्या मकसद क्या हमने सवाल किए अली भाई? जी हमने सवाल किया प्राइम मिनिस्टर से भी और हमने मिनिस्टर साहब से भी सवाल किया कि क्या आरडी जो आपने लगाई है इसका मकसद ये है कि लोकल इंडस्ट्रियां जो है इस पे भाव बढ़ा दें? क्या आपने इनके बिजली के रेट बढ़ाए? क्या आपने इनके गैस के रेट बढ़ाए? क्या आपने इनके पानी के रेट बढ़ाए? तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। रेट क्यों बढ़ जाते हैं रातों रात? आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। आगे डॉलर की कदर के अंदर इजाफे के साथ साथ स्टील और महंगी हो जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि फिर वही एक दौर आ जाएगा जैसे पहले था, गरीब शख्स जो है वो अपने घर में लोहा नहीं लगा सकेगा और आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, देखें बात आपने बिल्कुल जो हमारे दिल की बात आपने कही है। स्टील जो है, मुझे ये समझाए ना, डॉलर के रेट बढ़ने से स्टील का क्या ताल्लुक है? स्टील का क्या ताल्लुक है? आज ब्लेड जो है स्टील इंडस्ट्रियां खुद बना रही हैं यहाँ पर, आज बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, उससे डॉलर का क्या ताल्लुक है? अगर डॉलर का ताल्लुक भी है तो आज डॉलर बढ़ा है कुछ 4-5 रुपए, 3-4 रुपए, उसमें 20,000 रुपए का डिफरेंस कहां से आ जाता है? उससे डॉलर का क्या ताल्लुक है और आरडी का क्या ताल्लुक है? आप जी 20,000 रुपए बढ़ गए, यानी 20,000 रुपए अभी मैं 20,000 रुपए 20,000 रुपए। इसी यही हाल सैनिटरी आइटम का है। मैं अभी आ रहा था आपके प्रोग्राम में शिरकत के लिए तो मुझे एक मेंबर ने कॉल किया कि आप जा रहे हैं, ये बात जरूर करें। उसने इंपोर्ट की 78 लाख की एक सैनिटरी वॉश बेसन और कमोड 78 लाख रुपीस की जी। उसमें 40% उसको आरडी लगा। 40% आरडी लगने का मकसद है 30 लाख रुपीस उसको आरडी लगा। नहीं तो ऐसे देखें, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं। एक बात आपसे करना चाहता हूं। बुनियादी तौर पे जब बिल्डर अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ मंगवाए तो उसको सेपरेट थोड़ा सा ट्रीट करना चाहिए मेरे ख्याल से, और जब ट्रेडर मंगाए मार्केट में सेल करने के लिए तो उसको थोड़ा सेपरेट ट्रीट करना चाहिए। आप मिफ्ता इस्माइल साहब से इसको डिस्कस कर लें, आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, इसको डिस्कस कर लें कि अगर आप लोग अपना मटेरियल बाहर के मालिक से मंगाते हैं बतौर बिल्डर तो आप लोगों को मुख्तलिफ तौर पर ट्रीट किया जाए, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी मेरे ख्याल होगा इस तरह के। नहीं, हमने ये रिक्वेस्ट की है मिफ्ता इस्माइल साहब से। अभी लास्ट हमारी जो मीटिंग हुई और उन्होंने कुछ यकीन दहानी कराई है कि इस पर हम गौर करेंगे। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि जिस तरीके से आपने सी पैक के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन मशीनरी को फ्री इंपोर्ट अलाउ किया है, इसी तरह आबाद के मेम्बरान को या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मशीनरी आप फ्री इंपोर्ट करने की इजाज़त दें। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से यही आप वाली बात रखता हूँ कि बिल्डर्स को जो है, जो आबाद के मेम्बरान हैं, उनको कम से कम आप जो है वो प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इसके लिए जो है आरडी में नरमी करें।
अच्छा, यहाँ पर मुझे आम आदमी के लिए भी करें, अगर एक बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। मैं तो 100% सपोर्ट करता हूं, बल्कि मैं तो रेगुलेटरी ड्यूटी के फेवर में कभी हुई नहीं। इस तरह की स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स कभी मुल्क की मईशत के लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती, ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन यहां पर मुझे लेना है एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस हम आपकी इश्यूज को भी हमने हाईलाइट किया, आपने भरपूर तौर पर अपनी जो है वो रिलीफ के लिए थैंक भी किया। लेकिन यहां पर अब मैं आम आदमी की बात करूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के तामीराती मुस्तकबिल के बारे में। अब हम बात करेंगे आम आदमी की। आम आदमी को सस्ता घर कब मिलेगा? आम आदमी कब अपना घर अफोर्ड कर पाएगा? कब उसे क्वालिटी लाइफ स्टाइल, क्वालिटी हाउसिंग मिलेगी? बहुत सारे शहर जो हमारे रीजन में मौजूद हैं, बहुत सारे ममालिक ने इसके ऊपर तवज्जो दी है, और आज आप देखें तो वो कंस्ट्रक्शन के, रियल एस्टेट के हब्स बन चुके हैं। 1.5-2 घंटे 2 घंटे की फ़्लाइट है दुबई की। दुबई पहुंचो तो वहाँ पे क्वालिटी हाउसिंग, हा क्या बात करूँ आपसे, महंगी ज़रूर है लेकिन क्वालिटी हाउसिंग है। और पाकिस्तानियों ने वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरी तरफ चीन में जाएं तो चीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है फ्लरिश कर रही है। वहाँ पर आम आदमी को भी एक्सेस है कि वो अच्छी हाउसिंग को जो है वो उसके हसूल के लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए आसानी पैदा हो चुकी है। यहाँ इस रीजन में चले जाएं, मलेशिया में जाएं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। थाईलैंड में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। जिसने भी रीजन के अंदर तरक्की करनी है उसने अपने मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग देना है। लेकिन उसका जो बेनिफिशरी है, अल्टीमेट बेनिफिशरी, वो आम आदमी है, और आम आदमी को इसका बेनिफिट दिलाना है। इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जनाब आरिफ यूसुफ जीवा साहब मौजूद हैं जो आबाद हैं। सर, अब मैं थोड़ा सा तर्ज तब्दील करूँगा। मेरी जो बुनियादी तरजीह है वो इस गुफ्तगू के अंदर ये है कि आप हमें ये बताइए कि आम आदमी कब एक्सेस टू हाउसिंग हासिल कर सकेगा? पाकिस्तान का इतना बड़ा रकबा है, इसको कब यूटिलाइज करके प्रॉपर तरीके से क्वालिटी लाइफस्टाइल, हाउसिंग, वाटर सप्लाई और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, और वो भी सस्ते दामों? इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। जी जी, देखिए अली भाई, जो आपने अभी सवाल किया उसमें आपने 2 कंट्रीज़ का नाम लिया, और मैं खाली उन 2 कंट्रीज़ की बात करूंगा, सिंगापुर और मलेशिया। वहाँ पे लोगों के पास घर हैं, घर खरीदने वाला नहीं है, घर बेचने वाले मौजूद हैं, क्योंकि हुकूमत ने फाइनेंस सिस्टम वहाँ पे ऐसा रखा कि एक आम आदमी के पास अपना घर है, एक टैक्सी ड्राइवर के पास अपना घर है, एक लेबर के पास अपना घर है, और 3 बेडरूम का घर है उसके पास। गवर्नमेंट ने बगैर किसी उसके इंटरेस्ट के उनको जो है वो इंस्टॉलमेंट पे घर दिए हैं, और 5% और 10% डाउन पेमेंट पे, अगर वो भी मौजूद नहीं है तो 100% फाइनेंसिंग पे उनको घर दिए हैं। अब आप आगे आ जाएं, देखें बात ये कि आरिफ जीवा साहब, यहाँ पर माजरत कैसे मिलेगा? माजरत आम आदमी की मैंने आपसे बात करनी है बुनियादी तौर पर। मुझे ये बताएं, आप लोगों का एक मामला हुआ तो जनाबे वाला आपने पूरे मुल्क को सर पे उठा लिया। आज एक आम आदमी का मसला है तो उसके लिए भी आपको उतना ही बोलना चाहिए। आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के काम को देखें, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि जनाब आम आदमी को फाइनेंस करें। आप बैंकों से जाके मीटिंगें करें, बैंकों को समझाएं, आपका कारोबार भी तेज चलेगा, आम आदमी को भी मौका मिलेगा कि वो अपना घर ले सके। ये जो इंटरेस्ट रेट कम है इसका भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। सर, अपने मामले के लिए आपने आवाज़ उठाई, आम आदमी के लिए भी आवाज़ उठाएं, शोर शराबा करें, कुछ ऐसा महसूस हो आम लोगों को कि आप उनके लिए भी काम कर रहे हैं। अब हम आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं आपको हम बताएं। सबसे पहली बात यह है कि जो फाइनेंस है ना, फाइनेंस जो है वो हमारे मुल्क के अंदर एक मुश्किल मरहला है एक आम आदमी के लिए। डॉक्यूमेंटेशन इतनी ख़राब है, ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ, एक आम आदमी के लिए डॉक्यूमेंटेशन ख़राब है। दूसरा, जब तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जाएगा, बैंक्स जो हैं वो फाइनेंस नहीं करेंगे इस तरफ, वो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। लेकिन अब आप आए, हम 2013 से एक बात आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात कर चुके हैं और कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुके हैं। 2013 में जब ये मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट आई,
उन्होंने हमें कॉल किया और प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म साहब ने एक मंशूर दिया कि जी इस मुल्क में 5 लाख घर ये हुकूमत तामीर करेगी इस टेन्योर के अंदर, जिसको कह रहे थे वो लो कॉस्ट हाउसिंग। हमने उसको नाम दिया, हमने मीटिंग की, हमने कहा पहले तो आप इसका नाम चेंज करें, आप इसको लो कॉस्ट हाउसिंग नहीं, इसको अफोर्डेबल हाउसिंग कहें, क्योंकि एक आम आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी को जब आप घर दें तो उसकी रिस्पेक्ट के साथ उसको घर दें। हमने 1.5 साल मीटिंग की पूरी इस्लामाबाद के अंदर बैठ के, हम कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, तमाम मीटिंग्स होने के बाद जो है अल्टीमेटली हम जो है वो लॉ मिनिस्ट्री में गए, पूरी पॉलिसी बना के, आज भी हमारा 2013 का प्रपोजल हाउसिंग मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी पड़ा हुआ है। हमने जब उस पर क्लोजिंग की तो हमें पता लगा कि जी 18 अमेंडमेंट के बाद लो अफोर्डेबल हाउसिंग या लो कॉस्ट हाउसिंग, लोगों को घरों देने का जो मामला है वो सूबे करेंगे। हमने सूबों की तरफ रागिब हुए, लेकिन वहां से भी मसला हल नहीं हुआ। हम आज आपके चैनल से एक बात हम करते हैं, हमने ये बात प्राइम मिनिस्टर को भी कही है, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हमने मिफ्ता इस्माइल से परसों ये बात की है, आप हमें कुछ नहीं दें, ज़मीन भी हमारी बना के भी हम देंगे, हम लो कॉस्ट में देंगे, आप पानी बिजली गैस हमें पहुंचा दें, सिर्फ ये आप काम कर दें, बाकी सारा काम हमारा है। इस पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने जब 3 दफ़ा ये इस बात को रिपीट किया, थोड़ा सा वो दूसरी दफ़ा में थोड़ा सा वो हेजिज भी हुए, लेकिन हमने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये आप काम अगर कर जाएंगे ना इस मुल्क के लोगों के लिए, तो ये कौम आपको ये कौम आपको सारी ज़िंदगी याद रखेगी। फिर उन्होंने हमें वादा किया कि मैं बिल्कुल इस पर काम करूँगा और आप ज़मीन आप देंगे, कंस्ट्रक्शन आप करेंगे। हमने कहा सब कुछ हम करेंगे, हमें बैंक से फाइनेंस भी नहीं चाहिए, ये भी हमने उनसे कहा। आरिफ साहब, अपना दे फाइनेंस हमें, हम लोगों को फाइनेंस करेंगे, लेकिन पानी बिजली गैस हमें दे दें बस। ये बात बहुत अच्छी की है आपने, लास्ट टाइम भी आपने बात की थी, अवाम इसमें इंटरेस्टेड ज़रूर है। क्या आप 10 लाख रुपए के अंदर 1-2 बेडरूम का कोई भी हाउसिंग यूनिट बना के दे सकते हैं जो कि एक मिनिमम वेज वाला आदमी अफोर्ड कर सके? सीधी सी बात है, सुनने वाले देखने वाले शायद हैरान हो, लेकिन 100 सैलरीज वाला रूल लगाएं, 10,000 रुपए पर उसके लगाकर हिसाब से मुझे बता दें 10 लाख में क्या आप मकान दे सकते हैं? 15 लाख में दे सकते हैं किसी को हाउसिंग यूनिट 2 बेडरूम का? आपने सीधी सी बात की है, मैं भी सीधा सा जवाब दूंगा। हमने डिज़ाइन किया 15 लाख से 19 लाख रुपए तक, एरिया वाइज के किस एरिया में लैंड की कॉस्ट क्या होगी। हमने फाइनली इसको 19 लाख पे डिज़ाइन किया है, और 19 लाख में डिज़ाइन भी इस तरीके से किया है कि 120 गज का घर देंगे, 120 गज का, और उसमें भी जो है वो हम उनको एक्सटेंशन के लिए प्रपोजल देंगे कि आगे उसने अगर ऊपर फ्लोर बनाना है तो फ्लोर भी बना सकते हैं, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी आज से 5 साल बाद वो घर जो हम तैयार करके देंगे 19 लाख में, तो उसका घर मिनिमम जो है 50 लाख रुपए का होगा, उसका घर मिनिमम 40 लाख रुपए का होगा। उसकी जो है वो अगर बिल्टअप करेगा वो बाद में अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, तो वो 50 लाख से ऊपर का घर होगा। हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया उसको, और आज भी वो डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है, आज भी वो प्रपोजल हमारे पास मौजूद है। और अब देखें, इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फाइनेंस एडवाइज़र साहब ने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने यकीन दहानी कराई है कि आप आएंगे जब, तो हम इस पर जो है खुली बहस करेंगे, आपसे पूरी डिटेल लेंगे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने टेन्योर में आपको ये फाइनलाइज करके दे दें। हमने उनसे कोई बात नहीं की है, हमने कोई उनसे फाइनेंस नहीं मांगा, हमने कोई उनसे ज़मीन नहीं मांगी है, हमने कोई चीज़ नहीं कही। हमने कहा पानी बिजली गैस हमें वहाँ पहुँचा दें, जो लोगों की ज़रूरत है, उसके अलावा सब काम हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर आरिफ साहब, मैं एजुकेटेड क्लास को भी नहीं भूलूंगा, एजुकेटेड मिडिल क्लास, एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास की बात करना भी मेरे ऊपर लाजिम है, क्योंकि आपको पता है ये लोग मुतारिक हैं, इस मुल्क के अंदर अहमियत रखते हैं, और यही मुल्क का वो ईंधन है जिससे आज आप देख रहे हैं कि स्पीड मुल्क पकड़ रहा है माशी तौर पर। वरना हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इस मुल्क के, उन्होंने जो हाल करना था वो तो अब मैं आपको क्या बताऊं। तो वो मिडिल क्लास तबका आपसे पूछता है कि आप 75 लाख रुपए में, 50 लाख रुपए में क्या क्वालिटी ए क्लास हाउसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि माजरत के साथ पीर बाबा ने तो ये करके दिखा दिया है, अब लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं कि क्या आप भी इस तरह से क्वालिटी हाउसिंग लोगों को दे सकते हैं या नहीं, मिडिल क्लास को? बिल्कुल दे सकते हैं, और दे रहे हैं। आज देखें, रिवाइव हो गया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, आज दुनिया में जो है वो रिवाइव हुआ है, ये पाकिस्तान में भी हुआ है। आज जो है वो कंस्ट्रक्शन जो होती है वो आप
कंस्ट्रक्शन का डिपेंड किस पे करता है? देखें, स्ट्रक्चर को आप लें, स्ट्रक्चर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। आज बेचिंग प्लांट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आज इसका फोल्डिंग इस्तेमाल हो रही है, स्टील की शटरिंग सब जगह इस्तेमाल हो रही है बिल्डिंग्स के अंदर। आज जो है वो आप टाइल्स की क्वालिटी उठा के देखें, हम पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं, हम बाइंग करते हैं यहाँ से, हमने बहुत प्रोडक्ट यहाँ बाइंग सर ए क्लास कैटेगरी में आज अपार्टमेंट जो है प्रोडक्ट उठा के देखें, ए क्वालिटी है सर। ए क्लास क्वालिटी हाउसिंग आजकल के दौर में वीआईपी लोकेशन के ऊपर या मुनासिब लोकेशन के ऊपर करोड़ों रुपए का तो अपार्टमेंट मिलता है। अपार्टमेंट की कीमत पूछें तो आजकल अपार्टमेंट जो है 4-4 करोड़ रुपए के तो अपार्टमेंट मिल रहे हैं। गरीब आदमी क्या, मिडिल क्लास आदमी परेशान हो जाता देख के, मैं क्या करूं। अली भाई वही है ना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना। लैंड तो आज भी हमारे पास बहुत है पाकिस्तान के अंदर। जब आप करोड़ों के घर की बात करते हैं तो फिर पॉश इलाके की या बड़े इलाकों की बात करते हैं। जब हम कराची के अंदर जो है वो क्रॉस करते हैं, स्कीम 33 से हम क्रॉस करते हैं, तो हम जो है वो 40 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का भी फ्लैट दे सकते हैं, 45 लाख का भी दे सकते हैं। लेकिन जब हम जो है वो क्लिफ्टन में और क्लिफ्टन की और उसकी बात करते हैं माजरत के साथ, तो फिर जाहिर है वहां पे नहीं, मैं सबकी बात करता हूं। आप अगर ये, मैं आपको सबकी बात करता हूं बुनियादी तौर पर। मैं आपको देखें ना, अगर सिर्फ शहर कराची की बात की जाए तो मैं अगर आपको बहादराबाद भी ले जाऊं तो वहां पर भी चीज महंगी मिल रही है। मैं आपको गुलशन ले जाऊं तो वहां भी चीज महंगी मिल रही है। मैं आपको क्लिफ्टन ले जाऊं तो वहां भी चीज महंगी मिल रही है। मैं आपको सदर ले जाऊं तो वहां भी चीज महंगी मिल रही है। लाहौर में ले जाऊं तो वहां पर भी जो है मुतवस्सित इलाकों को छोड़ के, मतलब जो अच्छी लोकेशंस हैं वहां पर चीज महंगी बिक रही है। इस्लामाबाद में तो कान को हाथ लगाना पड़ेगा, वहां तो हर चीज ही बड़ी महंगी मिल रही है। दुआ है कि वहां पर कोई काम करें आप तो वहां पर सस्ती हो जाए कीमतें। इस्लामाबाद में हमने किया ना, मैं आज आपसे इस्लामाबाद से मुखातिब हूँ ना। जी जी, आप आए मेरे प्रोजेक्ट पे, मैंने किया है ना इधर इस्लामाबाद में। मैंने 21 लाख रुपए में फ्लैट दिया ना 3 साल 3.5 साल पहले आज लोगों को। अभी मैं कब्जा देने जा रहा हूँ। मैंने 33 लाख रुपए में फ्लैट दिया ना इस्लामाबाद के अंदर। जो फ्लैट 80 लाख 17 लाख का बिकता था, यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, मैंने दिया, हमने दिया 33 लाख रुपए में अपार्टमेंट। तो बात वही है ना कि अगर आप काम चलेगा, काम को लोगों को जो है वो फैलाएंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर और लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, तो लोग क्यों नहीं देंगे। देखें, आपको मैं एक बात बताऊं, इस मुल्क के अंदर इस्लामाबाद कोई वो नहीं है, अछूता शहर नहीं है, ये इस मुल्क का हिस्सा है। और यहाँ पे भी जो है वो आज भी प्राइस में अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं, लेकिन हमारी विल होनी चाहिए कि हम देने वाले बने। यहाँ गवर्नमेंट जब अपनी PHA हाउसिंग स्कीम अनाउंस करती है तो उसकी कॉस्ट इतनी रखती है आम आदमी के लिए। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, फेडरल सर्वेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो आम आदमी को बेचती है तो वो किस प्राइस में बेचती है। और बात वही हम शुरू में आ जाते हैं कि ये जो स्कीमें हैं, जो हम दोबारा मैं उस पर आता हूँ, हम दूसरी तरफ निकल गए कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग है या कोई हाउसिंग है या प्लॉटिंग है, प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है, हुकूमतें नहीं कर सकती हैं। आज देखें आशियाना का केस खुला है, ये हुकूमतों का काम नहीं है। ये एक CM बैठ के जो है वो सिस्टम नहीं चला सकता, ये प्राइम मिनिस्टर बैठ के सिस्टम नहीं चला सकता। हमारे यहाँ पूरे जो है वो सिस्टम नीचे से लेके ऊपर तक उसको पूरा गुजरना पड़ता है उस सिस्टम को। वो बनते बनते उसकी प्राइस 3 गुना हो जाती है। आज K4 की प्राइस, उस दिन हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि 35 अरब रुपए हो गई, अब आज कल फिगर आया 56 अरब रुपए कॉस्ट हो गई उसकी। तो बात ये प्राइवेट सेक्टर ही करके दे सकता है जी, 56 पे पहुंच गई। ये प्राइवेट सेक्टर ही करके दे सकता है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। आपके यहाँ MDA का क्या हाल हुआ, आपके यहाँ हॉक्सबे स्कीम का क्या हाल हुआ उस शहर के अंदर। आज इस्लामाबाद लाहौर के अंदर जो स्कीम आई गवर्नमेंट की, उनका क्या हाल हुआ, कब कहाँ कंप्लीट हुई वो। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे और उनको फैसिलिटीज नहीं देंगे इस मुल्क के अंदर। तो यहाँ पर फिर मैं आपके सामने एक चैलेंज रखता हूँ ना, और मैं आपके सामने एक चैलेंज रखता हूं यहाँ पे। ये जरूरी है फिर डेवलपर्स, क्योंकि आप बिल्डर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेवलपर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी फिर डेवलपर्स पे आती है कि वो बड़ी बड़ी जो है इस तरह की हाउसिंग स्कीमें बनाएं जहां पर वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरी देते हैं, वहां पर वो जो है वो लैंड की भी इस तरह से जो है डेवलपमेंट करें और वो भी हाउसिंग सोसाइटियां बनाएं जैसे कि और लोग भी बना रहे हैं पाकिस्तान में। उनकी मिसाल नहीं दूंगा, आपकी बनती नहीं है उनसे, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी तो बन ही रही है ना, काम हो ही रहा है। नहीं, हमारी सबसे बनती है अली भाई, हम इदारा चलाते हैं, हमारी सबसे बनती है। कुछ लोगों से नहीं इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ना बनने का सवाल नहीं है। अच्छा नहीं बिल्कुल बनती है। चलें फिर इश्यूज मैं यही बोल रहा हूँ ना, चीजें हो सकती हैं, बाकी तो हम इदारा चला रहे हैं। अच्छा, एट लार्ज मैं ये कहता हूं कि फिर डेवलपर्स को भी आना चाहिए सामने।
आपको पता होगा कि बहुत अरसा पहले 80s के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी बनी कराची के मुजाफाती इलाके के अंदर। वो आबाद होते वक्त लगा, लेकिन वो एक नाम था उसका, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि वजह है उसकी, लेकिन और लोगों को भी चाहिए इस तरह वो या तो स्प्रेड आउट करें या विद इन द सिटी कोई काम करें। देखें, सबसे आसान काम क्या है आपको पता है? जी बताएं। ये हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप करना। वर्टिकल काम करना मुश्किल है, बिल्डिंग्स बनाना मुश्किल है, ये हाउसिंग सोसाइटी बनाना सबसे आसान है। इस मुल्क का अलमिया ये है कि इस मुल्क के अंदर आप ज़मीन कहीं भी लेने जाएं ना, एक ज़मीन अगर हाउसिंग सोसाइटी के लिए आपको एक बड़ा पीस चाहिए होता है, बहुत बड़ा, और वो बड़ा पीस आपको एक जगह लाने के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। हमारे यहाँ रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं है ज़मीनों के, रेवेन्यू के अंदर हमारे यहाँ जो है वो ज़मीनों के खाते पूरे नहीं हैं, क्योंकि जब तक वो खाते सही नहीं होंगे, वो ज़मीनें ठीक नहीं होगी, आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं कर सकते। उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट, जैसे पंजाब में हम अप्रिशिएट करते हैं, पंजाब में कुछ काम हुआ है, डिजिटलाइज किया है इन्होंने इसको, ज़मीन के रिकॉर्ड को। ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, और इस्लामाबाद तो इस मुल्क का कैपिटल है, यहाँ तो सबसे पहले इसको इन्होंने कंप्यूटराइज करना चाहिए तमाम ज़मीनों के रिकॉर्ड को। यहाँ आज तक नहीं हुआ है, पंजाब में हुआ है, लाहौर में काम शुरू हो गया। आप जाएं ऑनलाइन, आपको सारा डेटा मिल जाता है। एक चीज आपसे मैं पूछूंगा, तो ब्रेक के बाद वापस आकर भी इस पे तब बनेंगी जब आप जमीन को सही करेंगे। अच्छा, एक मुख्तसर सी बात आपसे पूछनी, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो एयरपोर्ट्स के नजदीक आबादी बसा देते हैं, ये मेरे ख्याल दुरुस्त काम नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये अभी मैं नहीं जानूंगा आपसे, ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के तामीराती मुस्तकबिल के बारे में, और हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब आरिफ यूसुफ जीवा साहब, चेयरमैन आबाद। जनाब आरिफ साहब, बुनियादी तौर पर अब जो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा वो ब्रेक से पहले उसकी कंटिन्यूएशन आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये एयरपोर्ट के इर्द गिर्द आबादियाँ ले आना, ट्रेन की पटरियों के इर्द गिर्द आबादी लेकर आ जाना, कचरा कुंडियों के ऊपर भी आबादी कर लेना, उसके अलावा नालों पर भी कब्जे हो जाना, नालों के ऊपर भी आबादी को ले आना, गैर मुतलका इलाके, ऐसे इलाके जो कि कंस्ट्रक्शन जोन के नहीं होते, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियों के अंदर भी आबादी को ले जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? इसके मुतालिक भी थोड़ा सा बताएं, थोड़ा अपनी फ्रेटर्निटी को एक्सप्लेन करें, थोड़ा गवर्नमेंट को बताएं कि जोनिंग किस तरह से होनी चाहिए। ये बड़ा गलत है, ये एनवायरमेंटली भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इसकी सिटीजन्स के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये मुझे बताएं, इन एरियों के अंदर क्यों कंस्ट्रक्शन करते हैं रेजिडेंशियल यूनिट्स की? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि एक तो कंस्ट्रक्शन हम मानते हैं होनी चाहिए, एयरपोर्ट के सराउंडिंग में क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको प्लान्ड होना चाहिए। दुनिया में आप देखें, हांगकांग देखें, वो हाई राइज बिल्डिंग के सेंटर से जो है वो प्लेन लैंड करता है। आप सिंगापुर जाएं, ये पोजीशन है, यूके जाएं, यही पोजीशन है। ऐसा नहीं है दुनिया में जो है, आप दुबई जाएं ना, दुबई में तो जो रोड चल रही है उस नीचे ट्रैफिक चल रहा है, ऊपर प्लेन लैंड कर रहा है और कंटिन्यूसली करता है। वो वहाँ कितनी फ्लाइट्स आती, ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब आप कोई गैर मुल्की या कोई बाहर से लोग आते हैं, जब आपके एयरपोर्ट से, किसी भी शहर के एयरपोर्ट से बाहर निकले, उनको वो शहर खूबसूरत नज़र आना चाहिए, और वर्टिकल बिल्डिंग्स जो है खूबसूरती पैदा करती हैं शहर के अंदर। आप कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, जब आप शारा फैसल एंटर होते हैं, आपको पता है कितना दुख होता है, आपको भी, हमें भी। जी बिल्कुल, सामने उतरते ही सबसे पहले ना टायर शॉप एक दिखाई देती है, गोरा आता है अमेरिका से, उतरता है जहाज से जी, और वो कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, बाहर टायर की दुकान खुली हुई है एयरपोर्ट के बाहर, जहां तक मुझे याद। आपको मैं बताऊं, मेरा अपना जाती प्लॉट, जब एयरपोर्ट से निकलते हैं, आप पहला सिग्नल क्रॉस करते हैं, लेफ्ट हैंड पे मैंने 1998 में उस पर साइड ऑफिस बनाया। उस पर मैंने कैंटोनमेंट बोर्ड से अप्रूवल ली 15 फ्लोर्स की। आपको पता है मुझे प्लॉट बेचना पड़ा, क्योंकि सिविल एविएशन ने कहा यहाँ से आप एंटर नहीं हो सकते प्लॉट पे अपने, तो वो प्लॉट मुझे बेचना पड़ा। मैं उस पर 2 ऑफिस बिल्डिंग्स बना रहा था, 2 होटल बिल्डिंग्स बना रहा था,
और 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना रहा था, लेकिन वो अप्रूवल नहीं मिली, मुझे वो प्लॉट बेचना पड़ा। आज भी प्लॉट वैसे ही पड़ा हुआ है। इस मुल्क के अंदर जो है, मैं आपसे जब शुरू में बात कर रहा था, प्लान्ड हो तो बिल्कुल होना चाहिए। और जहां तक आप प्रॉब्लम आपके सामने बयान करता हूं ना, बिल्कुल हो जाती है प्रॉब्लम आपके सामने बयान करता हूं। दूसरी अली भाई, मैं दूसरी बात मैं रह जाएगी जी, मैं रह जाएगी अली भाई, बात रह जाएगी। देखें, दूसरी बात यह है कि जब इस मुल्क में किसी भी शहर में नया एयरपोर्ट अनाउंस होने से पहले सियासी लोग हमारे वहां पे जमीनें परचेस करना शुरू कर देते हैं। ये इस मुल्क का अलमिया है। वही जो हुकूमतों में होते हैं, उनको पता होता है कि अब यहाँ पे एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, यहाँ ज़मीनों की बाइंग शुरू करें, और जो एयरपोर्ट का एरिया मुख्तस होता है उसके सराउंडिंग में वो ज़मीनें सस्ती परचेस करना शुरू करते हैं। ये इस मुल्क का अलमिया है। सी पैक की रोड कहाँ से गुजरने वाली है, ये हमारे सियासतदानों को पता होता है, हमारे हुक्मरानों को पता होता है। वो वहाँ पे ज़मीन बाय करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें इस मुल्क में होती हैं। इसमें जो है वो आप जहाँ अब बात करते हैं नालों की कंस्ट्रक्शन की या दूसरी जगहों की, रेलवे स्टेशन, इसका जिम्मेदार कौन है इस कंस्ट्रक्शन के होने देने का? ये इदारे हैं। ये रेलवे का काम है या रेलवे का काम नहीं है? अगर रेलवे इंडस्ट्री का काम, रेलवे का काम नहीं है, तो फिर ये उन उदारों का काम है जिन्होंने वहां कंस्ट्रक्शन होने दी। चाहे वो कराची की रेलवे हो, चाहे सियालकोट की हो, चाहे वो ओकाड़ा की हो, चाहे वो इस्लामाबाद की हो, चाहे लाहौर की हो, जहाँ रेलवे लाइन के आसपास कंस्ट्रक्शन होती है। वो इसलिए होती है कि हम हमेशा कहते हैं हमारे लोग शामिल होते हैं, उसमें हमारे इदारे शामिल होते हैं। आप कच्ची आबादियों की कन्वर्जन के लिए प्लान प्रेजेंट करें। आप लोग रेलवे की जो पटरियां हैं उसके इर्द गिर्द जो कच्ची आबादियां बढ़ती चली जा रही हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अब जो है वो खाना डायरेक्ट लोगों को लेना नहीं पड़ेगा, वहीं खिड़की से ही लोगों के घरों से ही खाना ले लिया करेंगे। इतनी करीब आ रही हैं पटरियां और 7 मकानात, ये बड़ा मसला बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कराची शहर को आप देख लें, दूसरे शहरों का भी यही हाल होगा। आपको अगर मैं आपके व्हाट्सएप पे अभी भेज देता हूं, हमने कच्ची आबादी के लिए क्या प्लान किया हुआ है, मेरे मोबाइल पे है वो। हमने सब इदारों को, सब गवर्नमेंट्स को दिया हुआ है। इवन हमने पंजाब गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया हुआ है, हमने सिंध गवर्नमेंट को दिया हुआ है, हमने इवन केपी के गवर्नमेंट को दिया हुआ है। सबको हमने प्रपोजल दिया हुआ है कि कच्ची आबादियों को हम वर्टिकल ले जाएंगे, उसमें वहाँ पे उनको एजुकेशन भी देंगे, उसमें वहाँ पे उनको हम प्ले ग्राउंड्स भी देंगे, उनको हॉस्पिटल्स भी देंगे, उनको तमाम चीजें उस हमारे प्रपोजल में शामिल हैं, और हम उनको वहीं बसाएंगे उसी जगह पे। सर आपका दिल नहीं रोता, आप सच बताएं, आपका दिल नहीं रोता जब आप कराची शहर के अंदर जब आप घूमते हैं या लाहौर शहर में घूमते हैं, तो आप देखते हैं कि जब एक्चुअल जिसे कहते हैं प्राइम रियल एस्टेट है, वहाँ पे छोटे छोटे सिंगल स्टोरी मकान हैं जहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। वहाँ पर झुग्गियाँ हैं, वहाँ पर कचरा कुंडियाँ हैं जहाँ पर प्रॉपर रियल एस्टेट डेवलप की जा सकती है। अगर कराची शहर के अंदर आप जाएं, मैं वरना सियासी मामला हो जाएगा, लेकिन शारा फैसल से ही जाते हुए आप कितने आपको पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ रियल एस्टेट को डेवलप ही नहीं किया गया। शर्मिंदगी होती है कभी कभार कि हम क्यों अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं अपने शहर को। क्या कहना चाहेंगे? अली भाई, ये जहाँ आपने दिल रोने की बात की ना, ये तो यहाँ पे जो रोता है वो खोता है, कोई सुनता ही नहीं है उसकी। हम तो एक एसोसिएशन है। इन कच्ची आबादियों से फायदा किस? अच्छा, वोटिंग कितनी होती है हमारे मुल्क में? कितने परसेंटेज वोटिंग होती है? मैक्सिमम 40% या 35 से 40% वोटिंग होती है। उसमें 20 से 25% हिस्सा इन कच्ची आबादी वालों का होता है जो वोट डालते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टियां इनको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये कच्ची आबादियां ही होती हैं जहां से लोग वोट डालने निकलते हैं, जहां पे जो है ये लोग सारा मुनज़्ज़म काम करते हैं, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, जहां क्रिमिनल्स आके बसते हैं। आप कोई इलाका उठा के देख लें, कोई कराची शहर तो अब 52% कच्ची आबादी हो गई है कराची शहर के अंदर, और शहरों में बढ़ रही है, इस्लामाबाद में बढ़ रही है कच्ची आबादी। हम तो कह के थक गए हैं कि इसको जो है वो कच्ची आबादियों को दुनिया में, अब इंडिया भी जो है गुजरात में इसके ऊपर काम कर रहा है, श्रीलंका में हमारा मेंबर काम कर रहा है, श्रीलंका के अंदर वो कच्ची आबादियों को वर्टिकल पे काम कर रहा है गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो इस मुल्क में हुकूमतों को क्यों जरूरत नहीं पेश आती, इसलिए नहीं पेश आती कि जब एक नया इलाका ये आबाद कराते हैं कच्ची आबादी, उसमें एक बंदा ये अपॉइंट करते हैं कि यहाँ कच्ची आबादी आपने डेवलप करनी है और यहाँ से हमारे लिए वोट आपने रखने हैं, और उनकी गर्दन पकड़ के रखनी है उन कच्ची आबादियों में जो रहते हैं। अगर वोट हमें नहीं देंगे तो उनको आपने किक आउट करना है वहां से। वो बेचारे मजबूर होते हैं वहां पर, क्योंकि उनको प्लॉट या चीज ऐसी जगह, ऐसी कच्ची आबादी में ऐसी दी जाती है जिसके कोई उसका पैर नहीं होता, उसका मजबूती नहीं होती, कागज नहीं होते। लेकिन फिर उनको जो है वो ब्लैकमेल करते हैं वोट डलवाने के लिए, उनको सियासी मुजाहरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गरीब आदमी को तासुर ये जाता है
कि हमारे यहाँ जो लोग वेल टू डू हैं, हैव्स हैं, वो हैव नॉट्स के पास जो थोड़ा बहुत है उसके ख़िलाफ़ हैं। और अगर आप कच्ची आबादी के मुतालिक बात करते हैं तो उसे भी एक सियासी मामला बनाया जाता है बुनियादी तौर पर। लेकिन एक गरीब आदमी ये सोचता है कि फिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, रहूँ तो कहाँ रहूँ। आपको मैं प्लाइट बताऊँ, कच्ची आबादियों में जाने का आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा। मैं कहूँगा कि घर तो छोटे हैं लेकिन दिल बहुत बड़े होते हैं वहाँ के लोगों के। लेकिन बुनियादी तौर पर आप जाएं, हालात देखें, पानी तक रसाई नहीं, पानी गंदा कभी मुयस्सर कभी नहीं मुयस्सर, बिजली का कनेक्शन मौजूद नहीं, घर के बारे में कुछ मालूम नहीं कि ये घर के कागज़, कोई मेजरमेंट कुछ अवेलेबल नहीं। उन लोगों के मसाइल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आरिफ यूसुफ जीवा साहब, यहाँ पर कच्ची आबादी इसका इदारा भी बनाया हुआ है सिंध के अंदर, उनके साथ आपने कहा डिस्कशन करें। इतना आप लोग फ़ाइट करते हैं अपने इश्यूज़ के लिए, ज़रा गरीब आदमी के इश्यूज़ के लिए भी फ़ाइट करें ना। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ ना अली भाई, मैं तो सियासतदान हूँ नहीं, तो मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आपने बात की कच्ची आबादी का इदारा, दुनिया में मुझे आप बता दें, दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे कच्ची आबादी की मिनिस्ट्री है? ये वाहिद मुल्क है जहाँ कच्ची आबादी की मिनिस्ट्री है। ये क्यों बनाई गई है? ये कच्ची आबादियाँ आबाद करने के लिए बनाई गई है, ये ख़त्म करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। आप मुझे बताएं कहाँ पर कच्ची आबादी की मिनिस्ट्री है दुनिया के अंदर? ये वाहिद मुल्क है, क्योंकि कच्ची आबादी की मिनिस्ट्रियाँ कब से हैं यहाँ पर, और कितनी कच्ची आबादियाँ कम हुई हैं, बढ़ी हैं, आज तक रिकॉर्ड है, कम नहीं हुई हैं कच्ची आबादियाँ। हम जब बात करते हैं कि कच्ची आबादियों को ख़त्म करने की बात करते हैं तो वो नहीं सुनते हैं, वो उस बात को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स को। कौन सुनेगा, कौन करेगा एक आम आदमी की आवाज़? हम तो आम आदमी की बात कर रहे हैं ना, हमें कच्ची आबादी से क्या फ़ायदा? हमें नहीं दे, गवर्नमेंट खुद कर ले। हमने प्रपोजल दिया है, आप उस प्रपोजल पे गवर्नमेंट काम कर ले। और ये प्रपोजल कोई अनोखा नहीं है, ये श्रीलंका में भी इस्तेमाल हो रहा है, ये इंडिया में भी इस्तेमाल हो रहा है, ये बांग्लादेश में भी अब शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर वो ममालिक कर सकते हैं ये काम, तो पाकिस्तान में ये काम क्यों नहीं हो सकता? क्यों हम एक अच्छी तालीम नहीं दे सकते? क्यों हम एक अच्छी सेहत का निज़ाम उनको नहीं दे सकते? बात तो क्यों एक ग्रीन माहौल नहीं दे सकते हम उनको? हम दे सकते हैं सब कुछ। आपने बड़ी गौर तलब बात हम की सब है। कुछ दे सकते हैं। आज एक बच्चा अगर पढ़ जाता है अली भाई, आज एक बच्चा पढ़ जाता है किसी झोपड़पट्टी में, तो वो 4 खानदान संभालता है पढ़ने के बाद। आपकी बात बहुत ज़्यादा गौर तलब है और मैं चाहूँगा इस मौजू के ऊपर और मज़ीद भी गुफ्तगू हो। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो के ऊपर हमारे साथ हुए जनाब आरिफ यूसुफ जीवा साहब, और आपने बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया, बहुत सारे इश्यूज़ पर बात की। नाजरीन, हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत मुतहरिक रहते हैं। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।